नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आऊँ, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का जो स्टेप नंबर 3 है, रूट कॉज एनालिसिस। वहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ इशिकावा डायग्राम के बारे में। इन जनरल अगर आप लाइफ में देखेंगे तो प्रॉब्लम्स हमेशा ही रहती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है। मे बी आप फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं, फ्लाइट मिस हो गई, आपको एक असाइनमेंट है उसे आप पूरा करना चाह रहे थे, वो डिले हो गया। कुछ कॉज ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी आसानी से हमें पता लग जाता है कि ये प्रॉब्लम क्यों थी। कुछ ऐसे होते हैं इसमें थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ता है तो हमें पता लग जाता है। लेकिन कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे बहुत डिटेल में इन डेप्थ हमें जाना चाहिए और आइडेंटिफाई करने चाहिए क्या क्या और पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं किसी एक प्रॉब्लम के लिए। ये ना सोचें कि ये प्रॉब्लम आज मे बी शायद फ्लाइट लेट हुई है तो मे बी मैं घर से लेट निकला था, वो कारण था, बट और भी कई कारण हो सकते हैं जिस कारण से हो सकता है। तो उन सब पॉसिबल कॉजेज़ को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं या अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या इशिकावा डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो 1960s में जो कारू इशिकावा थे, जो जापानीज़ थे, उन्होंने पहली बार इसको यूज़ करना शुरू किया था और ये शिप बिल्डिंग में यूज़ करना शुरू किया था और धीरे धीरे ये और इंडस्ट्रीज़ में भी आगे फैलता गया और अब सारी दुनिया में इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल की तरह यूज़ किया जाता है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फिशबोन डायग्राम के बारे में कि इसको फिशबोन क्यों बोलते हैं। तो उसका जो मेन रीज़न है कि इसका जो शेप है, इसकी जो लुक है, वो एक फिश की तरह है, जहाँ पर हम अलग अलग कैटेगरीज़ के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल कैटेगरीज हो सकते हैं एनालिसिस के लिए। और चूंकि जब हम उसको फिल करते हैं तो उसकी लुक उस तरह से आती है और राइट साइड में जनरली हम जो एक्चुअली में प्रॉब्लम उसको लिखते हैं, जो उसका मुँह हम बोलते हैं जिस तरह का फिश का होता है, दैट्स वाई इसको हम फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। प्राइमरली अगर हम बात करें फिशबोन डायग्राम की तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है जहाँ पे हम सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या कॉजल फैक्टर हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को आने के लिए। और ये किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए होता है, कोई बहुत हाई प्रोफाइल प्रॉब्लम हो, कोई बहुत लो एंड प्रॉब्लम हो, सभी जगह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो, बिहेवियरल प्रॉब्लम हो, वहाँ पर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं फिशबोन डायग्राम की तो उसके कई स्टेप्स हैं जिसको अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हम आसानी से और इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि इस प्रॉब्लम को या कि जो डिफेक्ट है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको हमें डिफाइन करना है राइट हैंड साइड में डायग्राम के। और उसके बाद बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर कोई भी डिफेक्ट आ सकता है। प्राइमरली अगर देखा जाए तो 8 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें हम बात करते हैं मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट, मेजरमेंट, मनी। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ जगह पे सारे ही एप्लीकेबल हों, कुछ जगह 3 या 4 एप्लीकेबल हों। तो हमें ये देखना है कि कहाँ पर हमें कितनी कैटेगरीज को यूज़ करना है। और फिर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी जिसको हम बोलते हैं कि कई लोग मिलके, जो क्रॉस फंक्शनल टीम के मिलके इसको डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर उनको अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। इसमें हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, देन वो प्रॉब्लम क्यों आई, देन वो प्रॉब्लम क्यों आई। जब हम इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछते हैं तब कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं। जो सबसे पहला हम बात करते हैं कॉज निकल के आता है, उसे हम प्राइमरी कॉज बोलते हैं। बट वो प्राइमरी कॉज क्यों आया, जब उसको ऊपर हम डिटेल में जाते हैं तो उसे हम सेकेंडरी कॉज बोलते हैं। से फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि हमारे हाथ से कोई चीज़ गिर गई, तो हम बोलते हैं कि क्यों गिर गई, क्या कारण हो सकता है। अगर मैन की हम बात करते हैं तो मे बी हम बात करते हैं कि हमारे से गलती हो गई, उससे हमारी गिर गई, बट गलती क्यों हो गई। तो मे बी अगला जो सेकेंडरी कॉज हो सकता है वो इस बारे में आ सकता है कि मे बी हाथ में ऑयल लगा था जिस कारण से वो स्लिप हो गया और ये गलती हो गई। एंड देन इस तरह से हमें अलग अलग चीज़ों पर फोकस करके उसको देखना है कि किस तरीके से ये कारण हो सकता है। अगर हम बात करें कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की फिशबोन डायग्राम की, तो एडवांटेजेस प्राइमरली ज़्यादा हैं। जो सबसे पहला एडवांटेज है वो इस बारे में है कि ये बेसिकली एक बहुत विजुअल एक टूल है जिससे हम बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सारे पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम किसी एक पर्टिकुलर रूट कॉज पे बात नहीं करते कि वो मैन, मशीन, मटेरियल या मेथड के कारण है, बट इन सब कैटेगरीज में क्या क्या पॉसिबल रेलेवेंट कॉजेज़ हो सकते हैं उन सबको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसलिए हम एक साथ सारे कॉज को देख पाते हैं और ये बहुत ही अच्छा विजुअल तरीका है किसी को बताने के लिए, समझाने के लिए। अगर बात करें कुछ दिक्कतों के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में विद रिस्पेक्ट टू फिशबोन डायग्राम, तो एक तो यह है कि कई बार ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब बहुत सारे कॉजेज़ निकल के आते हैं और कई बार जो इंटर रिलेशनशिप होती है कॉजेज़ की, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो वहाँ पर थोड़ी मुश्किल होती है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर कुछ एग्जाम्पल से देखें कि ये फिशबोन डायग्राम होता क्या है, कैसे बनता है, तो पहले एक लाइफ का, एक रूटीन का एग्जांपल लेके चलते हैं और वहाँ मान के चलते हैं कि अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं।
तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने 4 कैटेगरी ली। एक एनवायरनमेंट लिया, स्किल नॉलेज लिया, मोटिवेशन लिया और इंसेंटिव लिया। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट की। क्या पॉसिबल कॉज हो सकता है? तो एक तो हो सकता है कि वातावरण बहुत ख़राब है, बहुत शोर शराबा रहता है, इस कारण से लोग उसे एंजॉय नहीं करते। मे बी अगर इंसेंटिव्स की बात की जाए तो मे बी जो कंपनी का जो करंट सिस्टम है इंसेंटिव देने का वो बहुत ठीक से काम नहीं कर रहा, मे बी कोई इशू है जिस कारण से ऐसा हो सकता है। अगर हम बात करते हैं स्किल एंड नॉलेज कैटेगरी की, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि कंपनी में जो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, लोग उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और लोग रेजिस्ट कर रहे हैं किसी भी तरह की चेंज को। जो चौथी कैटेगरी मोटिवेशन, अगर हम उसके पर्सपेक्टिव में देखें तो वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो भी प्रोसीजर्स हैं वो क्लियरली डिफाइन नहीं है, या मे बी वहाँ पर कोई प्रॉपर ट्रेनिंग का सिस्टम नहीं है जिस कारण से प्रॉब्लम आ रही है। और इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे पॉसिबल कॉजेज़ हैं, एक्चुअल कॉज नहीं है। तो हमें हर कॉज को देखना है और अंडरस्टैंड करना है कि क्या वाकई ये रेलेवेंट है या नहीं है, और इनमें से फिर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे 1, 2 या 3 एक्चुअल कॉज होंगे जो एक्चुअली में रेलेवेंट होंगे, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करके फिर उसके ऊपर हमें एक्शन लेना है। अब अगर एक इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पर्सपेक्टिव से एग्जांपल लें, तो एक जेनरिक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक कंपनी है, वहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसके क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं। यहाँ पे अगर सिंपल एग्जांपल में हम 4 कैटेगरीज बनाते हैं, मैन में वर्कर्स को बनाते हैं, देन मशीन है, मटेरियल में रॉ मटेरियल की बात करते हैं, और देन मिसलेनियस बाकी सारी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं उसको हम कंसिडर करते हैं। जब हम मैन की बात करते हैं या वर्कर की बात करते हैं हम कि क्या क्वालिटी के कारण आ सकता है, तो एक कारण तो हो सकता है कि उनको या तो ट्रेनिंग नहीं मिली या उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है उस फील्ड में, मे बी उनका जो हेल्थ है या उनका जो वर्कलोड है बहुत ज़्यादा, वो एक रीज़न हो सकता है, या मे बी उनके साथ इम्प्रॉपर बिहेवियर किया जाता है जिस कारण से वो ठीक से अपनी परफॉर्मेंस को दे नहीं पाते हैं। इसी तरह से अगर हम मशीन की बात करेंगे तो मे बी मशीन में वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा है, उसकी मेंटेनेंस हम ठीक से कर नहीं रहे हैं, कुड भी वहाँ पर जो कैपेसिटी का इशू है जिस कारण से भी क्वालिटी इशू आ रहा है, या जो भी मशीनरी है, जो टूल्स हैं, उन सब का प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हो रहा, उस कारण से भी इशू आ सकता है। इसी तरह से तीसरी कैटेगरी की बात करें अगर रॉ मटेरियल की, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि मे बी जो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो इनपुट हमारे पास आ रहा है वही ठीक नहीं है, या मे बी वेस्टेजेस बहुत ज़्यादा है, इम्प्रॉपर स्टोरेज का इशू है, या कुछ भी मटेरियल के डिलीवरी में इशू है जिस कारण से कम टाइम मिलता है काम करने के लिए, और वो भी एक इशू हो सकता है। देन अगर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि मे बी कोई प्रोसेस इंप्रूवमेंट का इनिशिएटिव नहीं है कंपनी के अंदर, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, मे बी वहाँ पर कोई चेंज नहीं हो पा रहा है, या मे बी जो वर्क एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं है, कंडीशन नहीं है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। एक बहुत कॉमन बात अक्सर देखी जाती है फिशबोन डायग्राम में, क्योंकि जब हम फिश बोलते हैं तो फिश का इंटेंट क्या है कि फिश में बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं सभी जगहों पर ऊपर से नीचे, बट ऐसा बहुत कॉमन देखा गया कि जब हम फिशबोन डायग्राम को सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि हमें किसी को इम्प्रेस करना है, किसी को बताना है कि देखो हमने इस टूल को यूज़ किया, तो आप देखेंगे कहीं कहीं पर हड्डियाँ होंगी और बहुत जगह पे कुछ नहीं होगा। तो दैट्स एन इंडिकेशन कि हमने सिर्फ एक दिखाने के लिए फिशबोन को बनाया, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर बात करें कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि हाउ ऑफन ऐसा होता है कि हमें एक्चुअली में फिशबोन डायग्राम बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि रूट कॉज तो हमें पता ही होता है कि प्रॉब्लम का क्या है, तो हम क्यों दिखावा करते हैं कि हमें फिशबोन डायग्राम बनाना है और उसके थ्रू हमें इस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना ट्रस्ट या कितना कॉन्फिडेंस है कि जो इशिकावा डायग्राम है वो एक्चुअली में पर्पसफुल है, और उसको यूज़ करने से एक्चुअली में वो सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसको सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ठीक है हमने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को ही बना तो लिया, बहुत सारे कॉजेज़ भी आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन क्या एक्चुअली उन कॉजेज़ पे हम काम कर रहे हैं, या हमने पहले ही सोच रखा है कि ये प्रॉब्लम इस कारण से आई थी, ये एक्शन लो और बाद में देखेंगे क्या, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है या उसमें पैसा लगता है और भी कुछ रीज़न हो सकता है। सो अगर मैं समरी करूं, प्राइमरीली मैंने आपसे बात की ये होता क्या है फिशबोन डायग्राम, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात की, क्या अलग अलग स्टेप्स हैं जिस तरह से हम फिशबोन डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं, क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं उसके, एंड देन फाइनली मैंने बात की क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग दिस कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और इशिकावा डायग्राम। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी स्टेप नंबर 3 के बारे में रहेगा, रूट कॉज एनालिसिस। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ PDCA, प्लान डू चेक एक्ट, कि किस तरीके से इस टेक्निक को यूज़ करके भी हम रूट कॉज एनालिसिस पे काम कर सकते हैं। सो रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं आपके और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक ब्लॉग मिलेगा, वहाँ और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में।
और अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोस और ब्लॉग यूज़फुल हैं, रेलेवेंट हैं, तो अपने फ्रेंड्स और कोलीग से शेयर भी कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल bhavyamangala.com और मेरी वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।